फजल रहमान की तो इधर कोई इंक्वायरी करने को तैयार नहीं, जिनके दफातर लीबिया के फंडिंग पर चलते रहे। सही। नवाज शरीफ जो है उसामा बिन लादेन से पैसे लेते रहे। मोहतरमा बेनज़ीर ने अपनी किताब में लिखा, क्योंकि ये वायरल हो चुकी थी, मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच गई थी। फिर हमने टेक्निकल डाटा की मदद से वो तमाम मुल्ज़िमान जो थे वो गिरफ्तार किए। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अक्यूज है वो शेख दानिश है, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। हमारे अपने रिसोर्सेज कहाँ हैं? जाली रेमिटेंस से मुल्क चलाना चाह रहे हैं, ये आग से खेल रहे हैं। मैं दोबारा बता दूं, हम आग से खेल रहे हैं। आवाम को बेदार करना पड़ेगा, वरना ये सुधरेंगे नहीं। मैं आपको बता, पॉइंट बी नोटेड सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में महंगाई उरूज पर है, लेकिन हुक्मरान एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो का मुतालबा है कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएँ, लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं चाहती, बल्कि हर तरीके के हरबे आजमाए जा रहे हैं कि कानूनी जो सतह है उस पर किस तरीके से शिकस्त दी जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शंस की यहाँ पर कैंपेन चलाई रखी है। ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो ज़िमनी इलेक्शन की एक एक्सरसाइज है जो पूरे मुल्क में हो रही है। पहले 11 इस्तीफे कौमी असम्बली के मंजूर किए गए, 9 नशिस्तों पर इंतखाबात होने हैं। 9 की 9 नशिस्तों पर इमरान खान इलेक्शन लड़ने का जैसे ही ऐलान उन्होंने किया, हर तरफ से हुकूमत की कोशिशें हैं कि उनको दबाया जाए। कहाँ पर उन पर केसेस दायर किए जा सकते हैं, कहाँ कागजात नामजदगी चैलेंज किए जा सकते हैं। जो कानूनी टीम है हुकूमत की वो पूरी तरह हरकत में तो आई हुई है, लेकिन किसी किस्म की कामयाबी उन्हें नहीं मिल रही है। ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद चैलेंज किया हुआ है। क्लियरिटी नहीं है तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कि आया वो असम्बली में बैठेंगे या जीत कर एक बार फिर असम्बली से इस्तीफे दिए जाएंगे। लेकिन ये इस ऐसी फ़ज़ा में जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मईशत संभलने में नहीं आ रही है, हुकूमत के मुश्किल फ़ैसलों से आवाम परेशान हो गए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हुक्मरानों को आवाम का कोई ख्याल नहीं। हुक्मरानों का सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने जो हरीफ हैं उनको किस तरीके से नीचा दिखाया जा सके। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उसामा गाजी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। उसामा बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब, उनको भी हम वेलकम करते हैं। हसन साहब, पहले ज़रा मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। ज़ाहिर 9 की 9 नशिस्तें इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कहीं उनके जो उनके कागजात नामजदगी हैं कहीं वो चैलेंज किए जाते हैं, कहीं पर कोई और मुकदमा दायर किया जाता है कि किसी तरीके से रोका जाए तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने से। आप लोगों का तो आम इंतखाबात का मुतालबा है, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन की सूरत हाल है और उस पर हुकूमत आपको हर तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है। आप लोगों की अपनी हिकमत अमली क्या है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, बात यह है कि इस वक्त जो हमारी बाय इलेक्शन की स्ट्रेटजी है वो ये है कि अवाम को ये मैसेज देना है कि हमारी पूरी पार्टी जो है वो इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है। हाँ। हमारा हर लीडर, हमारा हर रुकन इमरान खान है, और अगर इमरान खान को ये शिकस्त देना चाहते हैं तो इन 9 सीटों पे आए और हमारा मुकाबला करें। 17 जुलाई ने अवाम ने अपना फैसला तो दे दिया और ये तो लोगों को क्लियर हो गया। अब मसला ये है कि इमरान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, ये फैक्ट जो है कि इस वक्त पूरी कौम उनके पीछे रैली कर रही है, ये जाहिर है कि हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सबब है। और वो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए मुल्क जिस मौशी बहरान से दो चार है उसमें शब रोज़ इजाफा करता जा रही है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि किसी तरह इलेक्शंस को डिले किया जाए और किसी तरह कुछ ना कुछ बचत हो जाए, लेकिन ये होगी नहीं। जहाँ तक हमारी स्ट्रेटजी की बात है तो वो बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पावर है, हमारी जो ताकत है, वो अवाम में पैवस्ता है। और इसीलिए एक दफ़ा फिर हम अवामी राब्ता मुहिम पे जा रहे हैं। आपने देखा कि लाहौर में जो जलसा हुआ है वो एक तारीखी जलसा था। इसी तरह 19 को कराची में जलसा होने जा रहा है और इन तमाम जलसों के ज़रिए अब हम अवामी राब्ते को मजबूत बनाएंगे। सही। और मुझे तो यही लगता है कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह फुल स्केल नेशनल इलेक्शन की जाने बढ़ेंगे। सही पॉइंट टेकन। अच्छा उसामा, जिस तरह से तहरीक इंसाफ का अपना एक मौक़िफ़ है, अभी हसन साहब ने भी कहा कि हुकूमत खौफज़दा है तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी से, इसीलिए इस तरीके के मुकदमात, इस तरह की सूरत हाल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तोशा खाना हो, ममनुआ फंडिंग हो या कागजात नामजदगी चैलेंज किए जाने हो, इमरान खान को 9 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने से रोका जाना हो, क्या आपको भी लगता है कि हुकूमत पॉपुलैरिटी से पीटीआई की खौफज़दा हो गई है? बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और इतनी ज़्यादा खौफज़दा है कि उनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें, क्योंकि जिस तरह के केसेस वो बनाना चाह रहे हैं, कई दफ़ा उनको बताया जा रहा है, उनकी कानून टीम उनको बता रही है कि इमरान खान साहब का रास्ता इस तरह का मुमकिन नहीं है।
लेकिन उनके पास और कोई हल भी नजर नहीं आ रहा। अभी आपने ज़िमनी इलेक्शन था, क्योंकि इसमें किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह से भी हो सकता है कि जो आज तक इलेक्शन नहीं हारे वो इलेक्टेबल्स भी इलेक्शन हार सकते हैं, जो नून लीग के बगैर इलेक्शन जीते हुए थे और अब वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे और जाहिर है कि खुद बड़े मार्जिन से जीते हुए थे। अब नून लीग की और पीडीएम की दीगर जमातें जिनमें चले पीपल्स पार्टी के सैकड़ों वोट सही या मौलाना साहब के सैकड़ों वोट सही कुछ तो मिला होगा, उसके बावजूद जब वो हार गए हैं तो अब नजर आ रहा है कि उसके बाद इमरान खान साहब ने इस तरह ऐलान कर दिया 9 के 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का। तो अब तो हाल तो ये है कि पीपल्स पार्टी, आप सोचिए ना, पीपल्स पार्टी बैठ रही है एमपीएम के हक में। आप देखें कि किस कदर अजीबोगरीब सूरत हाल है, कितना खौफ है कि अब ये सारी जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ा करती थी आज उनको इकट्ठा होना पड़ रहा है और उसके बावजूद उनको मुश्किल नजर आ रहा है कि वो हार से बच सके। तो नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह का लाहौर में जलसा कर दिया 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को, यकीन करें सुमैया मैं वहां पर था, मैंने खुद तहरीक इंसाफ का कभी नहीं देखा। आप पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को छोड़ दीजिए, मैं पीपल्स पार्टी के गढ़ में गढ़ी खुदा बख्श में उनके जलसे देख चुका हूँ, वहां पर भी बड़ा माहौल होता है, लेकिन ये कुछ और ही था। तो अब नजर आ रहा है कि लाहौर भी जो गढ़ था नून लीग का वो भी उनके हाथ से निकल चुका। अच्छा, जाहिर है वो ज़िमनी इलेक्शन में भी साबित किया कि पंजाब अब नून लीग का गढ़ नहीं रहा, और फिर अभी जो हुआ, अब जाहिर है आपने खुद बताया, आप खुद वहाँ मौजूद थे जलसे में हॉकी स्टेडियम में, आपने कहा कि ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी, यानी कि आपको लग रहा है उसामा की बहुत ही अलग तर्ज पर चली गई है पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है अवाम में। ना सिर्फ ये है बल्कि देखें इस वक्त मोमेंटम उनके हक में, एक तो पॉपुलैरिटी होना, फिर आप देखें कि हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं नजर आ रहा, कोई जवाबी तौर पर आप पॉपुलर होना तो छोड़ ही दें, अनपॉपुलैरिटी से बचने का भी कोई हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा, यानी कोई चीज उनकी ऐसी नहीं होती। मैं मिसाल दे देता हूं आपको, 13 और 14 अगस्त यानी रात इमरान खान साहब ने एक जश्न का समा पैदा किया, यौम आजादी के हवाले से उन्होंने देखा ना कि एक विजन है और हम फिर एक जलसा भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने जो किया आप देखें वो क्या, वो जो डांस और वो सारा कुछ हो गया, सही बात है, बन गया। तकरीब से जाती है, पूरे के पूरे वहां पर जितने वहां पर सोफे लगे हुए थे किसी एक पर कोई एक आदमी नहीं बैठा हुआ था, हैरान कौन है। तो ये तो हरकतें हो रही हैं। तो उसके बाद आप देखिए बिजली अभी मजीद महंगी कर रही है, पेट्रोल अभी मजीद महंगा करना है, गैस अभी मजीद महंगी करनी है, महंगाई का एक अलग तूफान आना है। तो उसके बाद तो इमरान खान और पॉपुलर होंगे, ये और नाकाम। ये तो अपने लिए खुद ही गड्ढे खोद रहे हैं और इस पर अब कुछ भी बातें कर लें अब हम की समझ में नहीं आनी है बातें। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही खबर है कि महंगाई अभी बहुत बढ़नी है। अच्छा हसन साहब, खैर हुकूमत की तो खैर कोई तवज्जो नहीं है इस तरफ कि आवाम को किस तरह रिलीफ देना है। हाँ, अलबत्ता आप लोग केसेस किस तरह खड़े करने, ये अलबत्ता हुकूमत कर रही है काम। अब जो ममनुआ फंडिंग केस था उसको अब बैरून मुल्क तक ले जाने का फैसला किया गया है कि वहाँ पर जो ज़ाहिर फंडिंग हुई, चाहे वो अमेरिका में हुई, बरतानिया में हुई, जहाँ जहाँ हुई उधर तहकीकात की जाएंगी। तो इसको आप लोगों की किस तरह की स्ट्रेटेजी है इससे निपटने के लिए, इस हरबों से? अच्छा देखें बेसिकली हुकूमत ये कर रही है कि एक स्मोक स्क्रीन यानी कि धुएं की चादर जो है वो एक क्रिएट कर रही है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब ये सारी जमातें एक तरफ हो गई और 17 जुलाई के बाद इनको ये समझ आ गई कि ये इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला मैदान में नहीं कर सकते, तो फिर इन्होंने इस तरह के हरबे तलाश करने की कोशिश की है। और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका जो माजी है, वो ये बताता है कि माजी में भी इनकी सियासत इसी तरह के हरबों पे मबनी रही है। अब ये दो कोशिशें कर रही हैं। एक कोशिश ये है कि स्टेट अपरेटस को यूज करके इलेक्शन कमीशन के साथ कोई गठजोड़ करके किसी तरह फॉरेन फंडिंग का जो केस, जिसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं, ममनुआ फंडिंग का केस, उसमें से कुछ निकाला जाए। और दूसरी तरफ एक और मजमूम कोशिश हो रही है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के अंदर एक खलीज पैदा की जाए। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। आपने ममनुआ फंडिंग के हवाले से सवाल किया, मैं तो इस पर बात कर रहा हूँ। देखिए बात ये है कि ममनुआ फंडिंग केस पे एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी हुई, बाकी दोनों पार्टियों, बड़ी पार्टियां जो हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके तो अभी तक बातचीत मुकम्मल ही नहीं हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे ये पड़ गए। लेकिन आप ये देख लें कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। पहली बात तो ये कि फॉरेन फंडिंग किसी किस्म की नहीं निकली। जिन लोगों से पैसे आए वो लोग भी जो थे, कोई ओवरसीज पाकिस्तानी था, किसी का बीवी के साथ जॉइंट अकाउंट था। अच्छा, अब आप उनकी वैल्यू देखें, उनकी वैल्यू क्या है? उनकी वैल्यू क्या है? कहीं से $500 आया, कहीं से $1000 आया। अब ये जो कह रही है कि हम बाहर तहकीकात करेंगे, ये क्या $500 की तहकीकात करेंगे? इसके ऊपर इतना खर्चा करेंगे और ये साबित क्या करना चाह रहे हैं
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग मिली है। अगर फॉरेन गवर्नमेंट ने फंडिंग करनी होती तो वो 400-400, $500-500 की करती। फजल रहमान की तो इधर कोई इंक्वायरी करने को तैयार नहीं, जिनके दफातर एक लिबिया के फंडिंग पर चलते रहे। नवाज शरीफ जो है उसामा बिन लादेन से पैसे लेते रहे। मोहतरमा बेनज़ीर ने अपनी किताब में लिखा उनके जो शौहरे नामदार हैं वो हुकूमत का पार्ट है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। तो बात यह है कि ये सारी एक स्मोक स्क्रीन है। दूसरी तरफ जो फौज के हवाले से एक मजमून कैंपेन चलाई जा रही है वो भी आपके सामने, और उसका भी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर हम जमहूरियत के मैदान में इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते तो हम। अच्छा, अभी हमने मियाँ साहब का जिक्र किया तो मियाँ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं। कई अपने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जो बात करें, अभी वज़ीर दाखिला ने ही बात की, वो तो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे और इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनेंगे, वो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद की हैसियत से। अब वो ज़ाहिर मुजरिम है, खुद तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि वो मुल्क वापस आएँ उस वक्त जब आपकी हुकूमत थी, और आएँ और आज जाके केसेस का सामना करें और जेल जाएँ। लेकिन मियाँ साहब इस शर्त पर, आपने भी खबरें देखी होंगी, इस शर्त पर वापस आना चाहते हैं कि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वो लेवल प्लेइंग फील्ड ये हो कि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म हो, वो यहाँ आएँ और कायद की हैसियत से अपनी जमात को लेकर चलें और इलेक्शन कैंपेन भी चलाएँ। देखें, बात ये है लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है। फील्ड क्या है? जो शख्स अदालतों को मतलूब है उसके लिए तो जेल ही है। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होनी है? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ के साथ रवैया है वो वही होना चाहिए जो किसी भी आम क्रिमिनल के साथ हो। किसी बंदे को किसी रायत का कोई वो इस्तेहकाक नहीं होना चाहिए, किसी खास किस्म की रायत नहीं बरतनी चाहिए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। वापस आए, कानून का सामना करें, अपनी सजा काटें, और बस इसमें और क्या दो राय हो। लेकिन को क्या लगता है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मुस्लिम लीग नून ये चाहे कि उनके कायद आएँ यहाँ पर जेल में जाएं और जेल में जाके अपने केसेस का सामना करें? ऐसा तो मुस्लिम लीग नून नहीं चाहेगी। देखें मैं आपको बताता हूँ राह निकालना चाहते भी हैं और नहीं भी निकालना चाहते। अच्छा, उसकी वजह यह है कि पार्टी के अंदर जाहिर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मियाँ साहब को वापस लाना चाहते हैं, और उनके ख्याल में मियाँ साहब जो है ये जो डूबती हुई कश्ती है शायद इसको बीच तूफान से निकाल सकेंगे। मैं तो इस बात से एग्री नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो आज हुकूमत में हैं, उनके अपने ख़ानदान के लोग, ये भी लगता है कि शायद वो ये नहीं भी चाहते कि मियाँ साहब आएँ, क्योंकि अभी भी एक बड़ी वाज़ेह खलीज नज़र आती है। आपने फाइनेंस मिनिस्टर के इशू के ऊपर देखा कि वो एक और लाइन टो करते हैं, ये एक और लाइन टो करते हैं। मियाँ साहब ने, उनकी साहबजादी ने, ये भी मरीम नवाज ने कहा कि जो मीटिंग से उठ के चले गए, हालांकि पता नहीं वो किस कानून के तहत उस मीटिंग में बैठे थे। तो मुझे नज़र आता है कि हुकूमत के अपने अंदर एक तो कानूनी जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह है, लेकिन हुकूमत के अपने अंदर, इनकी पार्टी के अपने अंदर भी दो राय हैं। कुछ लोग उनको वापस लाना चाहते हैं और कुछ लोग उनको वापस नहीं लाना चाहते और चाहती हैं कि इसी डिस्पेंसेशन। तो ये डूबती हुई नैया पार कैसे लगेगी? अभी आपने खुद कहा कि ये पार लगाने के लिए मियाँ साहब को लेकर आना चाहते हैं, राह भी हमवार करना चाहते हैं, लेकिन अब ये महंगाई की जो सूरत हाल जिसका आपने खुद जिक्र किया, इस पर तो इत्तेहादी इनके बड़े नाराज़ हैं इनसे। पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो JUI हो, सब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह तो हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। देखिए, बात यह है कि जो सियासतदान होता है, हाँ, और जो सियासी पार्टियां होती हैं वो किस तरह आगे चलती हैं, दो तीन तरीके होते हैं। एक तो वो चलते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, जो लोगों से वादे किए होते हैं उनको पूरा करना होता है, और इस जो काउंट है इस एंड के ऊपर तो ये हुकूमत बिल्कुल डूब चुकी है। सही, क्योंकि 3.5 साल लोगों से झूठ बोला और आते ही बदतरीन मौशी बहरान से मुल्क को दो चार कर दिया। आपने देखा आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमतें ऊपर चढ़ रही हैं, और अभी 2 महीने पहले शहबाज शरीफ कह रहे थे कि अगर 1 रुपया भी कीमत नीचे गई तो मैं आवाम को रिलीफ दूंगा। बदतरीन मुल्क के अंदर महंगाई है, बदतरीन लोड शेडिंग है, शॉर्टफॉल है पावर की, यानी तमाम सेक्टर्स बंद हो रही हैं, कोई चीज़ चल नहीं रही, लोगों की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, लोगों का रोज़गार छिन रहा है। तो परफॉर्मेंस वाला जो एंड है उसके ऊपर तो आपने देख लिया कि परफॉर्म तो ये नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा सियासत के अंदर जो बयानिया होता है, लोगों से कनेक्शन होता है, उसकी भी जाहिर है कि एक जगह होती है, उसका वो भी इन्होंने दफन कर दिया। पिछले 30 साल तो इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ एक दूसरे के गिरेबान खींच के, कॉलर पकड़ के, एक दूसरे को गाल गलोच करके, लान तान करके सियासत की थी। एक कहता था दूसरा चोर है, दूसरा कहता था पहला चोर है। सही। अब ये सारे के सारे इक़्तिदार की खातिर एक टेबल पे इकट्ठे हो गए। जब ये इकट्ठे हो गए तो इनका बयानिया भी दफन हो गया। वो लोग जिन्होंने इनके लिए मारें खाई थी, जो इनके लिए सड़कों पे निकले थे, जिन्होंने इनको वोट दिए थे, आज वो भी सोच रही है कि हमें क्या 30 साल से ये बेवकूफ़ बना रहे थे।
तो जब परफॉर्मेंस भी ना रही, जब बयानिया भी ना रहा, तो अब सिर्फ चोर दरवाजे बचे और इसीलिए इस वक्त इनका पूरा का पूरा इन्हिसार जो है वो चोर दरवाज़ों के ऊपर है, ताकि उन चोर दरवाज़ों से किसी तरह इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दें, किसी तरह PTI के ख़िलाफ़ कुछ कर दें, किसी तरह फ़ौज से लड़ाई पड़वा दें, किसी तरह कोई झूठा केस बनवा दें। अब ये सारा का सारा दारोमदार इनके ऊपर है। मसला ये है कि अगर ये मुकाबला कोई क्लोज कंपटीशन होता, कोई 16-20, 18-20 का फ़र्क होता, तो शायद ये चीज़ें चल भी जाती हैं और उनके माजी में उन्होंने ये चीज़ें चलाई हैं। लेकिन अब ये है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये नामुमकिन ये नामुमकिन है कि इनका बयानिया नहीं चल सकता। सर ये पॉइंट है कि हसन साहब, मैं चाहूँगी आप हमारे साथ ही रहें, क्योंकि मैं जिस मामले पर नाज़रीन की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ बहुत ही अफसोसनाक और इंसानियत सोज वाक़या है। पहला नहीं है, इससे पहले इस तरह के वाक़यात हुए हैं, मुल्ज़िमान को सज़ाएँ भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये वाक़यात थम क्यों नहीं रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। वो वाक़या है फैसलाबाद का, जहाँ पर हवा की एक और बेटी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। नाज़रीन, शादी से इनकार करने पर मारूफ बिजनेसमैन और उसकी बेटी समेत 16 मुल्ज़िमान ने इस खातून को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा खातून खतीजा पर बहीमाना तशद्दुद करते हुए उसके बाल और भवें काटने के बाद उसको जूते चाटने पर मजबूर किया गया। खतीजा का यह कहना है कि मुल्ज़िम दानिश ने उसके घर रिश्ता भेजा था, जिसके इनकार पर मुल्ज़िम की जानिब से उसे फ़ोन पर धमकियाँ दी गई और उसके बाद उसे अगवा कर लिया गया। तशद्दुद का यह अफसोसनाक वाक़या सामने आने के बाद पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया और एक खातून समेत 6 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का दावा किया। मगर सवाल यह है कि क्या असल मुल्ज़िमान को सज़ा हो सकेगी? ख़वातीन आखिर कब तक इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात का निशाना बनती रहेंगी और ये थमते क्यों नहीं हैं? इसकी सबसे बड़ी नाकामी की वजह क्या है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ उवैस सत्तार है हमारे साथ, उनसे हम पहले इस पूरे वाक़े के हवाले से पूछते हैं। उवैस, ये बताइए वाक़या कब का है और क्या वाकई जितने भी इसमें मुल्ज़िमान थे वो सब के सब गिरफ्तार हो गए? जी बिल्कुल सुमैया, ये तकरीबन 1-2 रोज कबल का ये वाक़या है और इसमें जो मुल्ज़िमान थे, जिसमें मरकजी मुल्ज़िम है शेख दानिश, इसके अलावा इनकी जो अहलिया माहम और इनके जो 4-5 दीगर साथी थे जिन्होंने तशद्दुद किया, ये मरकजी मुल्ज़िमान थे और इनका नाम FIR में नामजद करवाया। इनकी कोई रिलेशन था खदीजा लड़की का और जो शेख दानिश है, और शेख दानिश इस पर दबाव डाल रहा था कि मुझसे शादी करो, जिस पर इनकार किया। शेख दानिश ने लड़की को घर से उठाया, इसके बाद उसने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके जो सर के भवें मोड़ दी और फिर जो आज मेडिकल रिपोर्ट एक आई है उसमें भी साबित हो गया कि किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिस्म के 7 मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ पर तशद्दुद हुआ है और जो साबित भी हुआ है, उसमें आंख के करीब भी चोट लगी है, उंगलियों पे चोट के निशान है, गाल पर चोट है, जिस तरह बेदर्दी से मारा। और फिर ज्यादा इंसानियत सोच वाक़या ये है कि तशद्दुद के अलावा ठीक है, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। शुक्रिया आपका। CPO फैसलाबाद उमर सईद मलिक हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात करते हैं। उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कार्रवाई की गई है मुल्ज़िमान के खिलाफ अब तक? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारा वर्जन लिया। सबसे पहले जब ये इशू वायरल हुआ हमारे नॉलेज में आया, उसी वक्त फिर हमने FIR दर्ज की। FIR के कंटेंट के मुताबिक जो सेक्शन ऑफ लॉ लगते थे वो हमने लगाए, और क्योंकि ये वायरल हो चुकी थी, मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच गई थी। फिर हमने टेक्निकल डाटा की मदद से वो तमाम मुल्ज़िमान जो थे वो गिरफ्तार किए। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्यूज है वो शेख दानिश है, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। सही। अब आज कोर्ट में हमने पेश किया, इसमें हमें जो आप इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, जिसमें इसके मुख्तलिफ जो फोरेंसिक टेस्ट हैं वो होने, जिसमें मोबाइल फ़ोन का होना है, CCTV करना है, एक फोटोग्रामेट्री टेस्ट है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट है, मुख्तलिफ जो हैं हम फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाएंगे। जी तो सर ये दफात कौन सी शामिल की हैं इसमें मुकदमे में? जी इसमें एक रेप की एप्लीकेशन थी, हमने रेप की सेक्शन लगाया है, साथ एक्सटॉर्शन की थी, किडनैपिंग की थी, किडनैपिंग, रेप और तशद्दुद। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। CPO फैसलाबाद हमारे साथ थे उमर सईद। इस पर हम बात करेंगे उसामा गाजी से भी, हसन खावर से भी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में। स्टे विद अस। बहुत ही अफसोसनाक खबर पर मैं बात कर रही हूँ। उसामा गाजी भी हमारे साथ हैं, हसन खावर भी हमारे साथ हैं
उसामा, ये वाक़या नया नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात हमने बहुत देखे हैं, लेकिन सवाल ये कि ख़त्म क्यों नहीं होता ये मामला, ये रुकता क्यों नहीं है ये सिलसिला? इसलिए कि बासर लोग होते हैं और फिर आपने देखा अभी जमानत की खबरें आ रही हैं और आप देख लेते हैं कि जाहिर है कहीं कुछ गोल होता है, कहीं खुदा हो जाती है, इस्तेमाल होता है और पहली तरह का मामला रख लिया जाता है। पुलिस भी देख लेती है कि बासर लोग हैं तो हमें क्या जरूरत है, आप इतना ज्यादा आगे जाएंगे, बाद में सुलह कर ही लेनी है। तो ये वजूहात होती हैं कि जहां भी हम देखते हैं इस तरह जुल्म और ज्यादती होती है, उसके बाद जब वो लोग छूट जाते हैं तो अगली दफा फिर लोगों को ये समझ आ जाती है कि अच्छा जी वो भी छूट गया था, मैं भी बासर छूट जाऊंगा। ये बुनियादी वजह है। अगर वो एक दफा इस तरह की सजा मिल जाए कि सबके लिए एक मिसाल बन जाए, सही बात, फिर उम्मीद है कि सही बात है, ये मिसाल इबरत का निशान मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को बनाएं ताकि बाद में किसी की हिम्मत ना हो इस तरह की चीज़ करने की। हसन खावर साहब, आप बताएं पंजाब हुकूमत से इस मामले को किस तरह देख रही है, मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ये फैसला बाद में जो इंतहाई इंसानियत सोच वाक़या हुआ है। समझता हूँ इस सख्त काबिल मजम्मत और घिनौना वाक़या है और इसको हमें टेस्ट केस बनाना चाहिए और ये जाहिर करता है कि हमारे माशरे के अंदर औरत कितनी गैर महफूज है और उसको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत इसके ऊपर फौरी इंसाफ देगी और उसको एक टेस्ट केस बना के हमेशा के लिए इस तरह के जो केसेस हैं उनका रास्ता रोके। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, आपका भी, उसामा गाजी आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मुझे मईशत की सूरत हाल की बात करनी और समझ में नहीं आता कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि मुझे नाजरीन को देने के लिए कोई अच्छी खबर तो होती नहीं है। महंगाई का एक तूफ़ान जो कि मुंतज़िर है, मज़ीद महंगाई का, क्योंकि यही हुकूमत थी जब माजी में अपोजिशन थी तो दिन रात तनकीद की हुकूमत निश्तर बरसाती थी। अब आज इसी हुकूमत ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान और IMF के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर इत्तेफाक हुआ। अब जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी बतदरीज 50 रुपये फी लीटर तक ले जाने की यकीन दहानी करा दी है। 1 सितंबर से पेट्रोल पर 10 रुपये, डीजल पर 5 रुपये लीवी बढ़ाई जाएगी। पेट्रोल पर लीवी बढ़ के 30 रुपये और डीजल पर 15 रुपये फी लीटर हो जाएगी और आने वाले महीनों में लीवी में मजीद 5 रुपये फी लीटर का इजाफा किया जाएगा। जनवरी 2023 तक लीवी की शरह को बढ़ाकर 50 रुपये फी लीटर तक किया जाएगा। हुकूमत के इस कारनामे से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले 3 माह आवाम पर कितने भारी होंगे। एक तरफ हुकूमत दावे करती है कि डॉलर 185 तक ले आएंगे, मगर इन दावों पर और डॉलर के नीचे आने से भला आवाम को क्या फ़ायदा होगा। बिजली की कीमतों में आए दिन इजाफा होता है, LPG की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, तो आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ज़रा इस पर बात करें, माहिर मुआशरियात हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप सर? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। सर ये बताइए, आप माशाल्लाह खैरियत से हैं, ये आवाम की खैरियत कब मतलूब होगी सर? ये महंगाई का लगता है कोई तूफ़ान रुकेगा, कहीं थमेगा? जो हुकूमत मुआहिदे कर रही है, IMF से लेटर ऑफ इंटेंट पर इत्तेफाक हुआ है सर। देखिए, पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि आवाम को भी अब ये समझना होगा कि मौजूदा हुकूमत ने जो पॉलिसियाँ अपनाई हैं वो सिर्फ IMF के आगे सरेंडर नहीं किया है, उन्होंने मुल्की अशराफिया जो है, जिसको माफिया भी आप कह लें, उनके आगे सरेंडर किया है और IMF समेत बैरूनी अशराफिया के आगे सरेंडर किया है और मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का गठजोड़ है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से लड़ाई आ रही है। अगर अवाम ये जिम्मेदारी कबूल नहीं करते कि इस अशराफिया के गठजोड़ को तोड़ें, इस अशराफिया को डिमोलिश करें, तो फिर उनको तकलीफ उठानी पड़ेगी। मसलन जो मुझे नज़र आ रहा है, ये जो मौजूदा माली साल है इसमें ग्रोथ रेट पिछले साल से आधा रहेगा, 3%, खित्ते के ममालिक से कम, और महंगाई की शरह जो है भारत से तकरीबन दुगनी से ज़्यादा, रोज़गार के मौके कम मैसर आएंगे। सवाल सिर्फ ये बुनियादी पैदा ये होता है कि जिम्मेदारी सबको कबूल करनी पड़ेगी। इन्होंने जो पॉलिसियाँ बनाई हैं, मैं अगर एक बिल्कुल रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के मंशूर से बराह रास्त मुतासादिम है। अगर वोट की इज्जत कहीं देनी है तो फिर जिस पर आपने वोट लिया था उस पर तो अमल करें। वोट की इज्जत तो वो है, आपने वोट की इज्जत को डिमोलिश कर दिया, बुरी तरह डिमोलिश कर दिया। देखिए, जब इमरान खान साहब रुखसत हुए थे तो 182 रुपए का डॉलर था, तो आप 240 तक ले गए। तो ये जो 240 तक ले गए जानबूझ के गिराया गया। स्टेट बैंक इसमें
जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है। अभी तक ये अपना वहाँ गवर्नर नहीं ला सके, IMF का साबिक मुलाजिम बैठा है, तो ये अभी इनको आए हुए कितना अरसा हो गया, ये गवर्नर तक अपॉइंट नहीं कर सके, या इनके ऊपर कोई दबाव है? हमें बता तो दें। ये रुपया जो गिराया गया है, ये सारी तबाही बर्बादी जो आई है वो रुपया गिरने की है। 182 से 240 तक आना खुदा के गजब से तबाही जो मचाई गई है, इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको पहुंचा है डॉक्टर साहब? इसका फायदा पहुंचा है सट्टेबाजों को, इसका फायदा पहुंचा है स्मगलर्स को, इसका फायदा पहुंचा है भारत को, जो के खरीद। देखिए हुकूमत और स्टेट बैंक उनकी आंखें नहीं है। अगर आज 214 रुपए का डॉलर है तो पेशावर में 220 का है और अफगानिस्तान में 225 का है। वहां से भारत खरीद रहा है। भारत इसलिए खरीद रहा है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, हमारा दुश्मन है। लेकिन हम लोग जो स्मगलिंग होने दे रहे हैं, तो हमारे इदारे क्या काम कर रहे हैं? सट्टेबाजी भी हो रही है, मुनाफिखोरी भी हो रही है, बैंकों ने फायदा उठाया, एक्सचेंज कंपनीज ने फायदा उठाया, खुले आम उठाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इससे पहले जब रुपए की कदर गिरती थी तो स्टेट बैंक मीटिंग नहीं बुलाया करता था बैंकों की? क्या स्टेट बैंक एक्सचेंज कंपनीज की मीटिंग नहीं बुलाया करता था? क्या हुकूमत जो है वो एक्शन नहीं लिया करती थी? तो सर आज स्टेट बैंक क्यों इन बैंकों के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है? सबसे बड़ी वजह क्या है सर इसकी? नहीं, बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं हो रहा। वो इस जो एजेंडा IMF का है, जो अमेरिका का एजेंडा है, वो फॉलो कर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो डिप्टी गवर्नर जिसको रजा बाकर लेकर आए थे, रजा बाकर ने मईशत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने जब वक्त 3 साल पूरे हो गए उसको रिटायर कर दिया। अब इस हुकूमत का फर्ज था पहले से तैयारी करके रखते, गवर्नर तो लाए। 4 मई को वो रिटायर हुए थे और ये अभी तक वो डिप्टी गवर्नर जो बहुत जूनियर आदमी है, वो दुनिया की जो पहली जौहरी ताकत का जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब इनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा, स्टेट बैंक को, वजारत खजाना को और इस कैबिनेट को, सर कौन खड़ा करेगा कटहरे में? और मिफ्ता इस्माइल साहब तो कह रहे हैं हमने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल लिया, ये 4थे नंबर पर था डिफॉल्ट होने के। शर्म की बात है। मैंने सिर्फ आपके चैनल पे 4 दफे कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। आप चेक कर, मेरे शो में कहा था आपने, बिल्कुल कहा था। फिर कहा था तो आपको ये पता था, तो उनको नहीं पता था। उन्होंने तो ये कह दिया कि अगर हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। दिवालिया का लफ्ज पहले मैं उनको बता दूं और कौम को भी बता दूं कि मुल्क दिवालिया नहीं हुआ करते, मुल्क सिर्फ डिफॉल्ट करते हैं। मुल्क कैसे दिवालिया हो सकता है? दिवालिया तो कोर्ट डिक्लेयर करती है ना। तो अगर एक आदमी पाकिस्तान में है, कर्जा लेके वापस नहीं करता, वो दिवालिया डिक्लेयर हो सकता है। मुल्क तो हुए ही नहीं करते। तो आपने 1000 अरब रुपए के टैक्सेस आवाम पर डालने के लिए, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने के लिए, बिजली के नर्ख बढ़ाने के लिए लोगों को ये कहा कि देखो मैं मुल्क को दिवालिया होने से बचा रहा हूँ। वो मुल्क जिसके लिए कुर्बानियां दी गई थी, तो क्या आप इत्तसा नहीं कर सकते? तो ये जो जवाब बनाया गया है, यही कटहरे में लाने के लिए काफी है। मैं सिर्फ मिफ्ता इस्माइल की नहीं कर रहा, पूरी कैबिनेट सब इन्वॉल्व है। और उसके बाद स्टेट बैंक, सबसे ज्यादा स्टेट बैंक इन्वॉल्व है, इसलिए कि वो सट्टेबाजी को रोकने के लिए एक्सचेंज कंपनी की मीटिंग बुलाया करता था। माजी में आपके पहले दफे ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, कोई बयान जारी नहीं किया कि लोगों को कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो। पहला बयान जो उनका सही मानों में आया वो 31 जुलाई को, जो कि बर्बादी आ चुकी थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 214 से 240 तक आना, और फिर जैसे मैंने खुल के कह रहा हूँ कि भारत खरीद रहा है, भारत को डॉलर नहीं चाहिए, वो ये महंगे खरीद रहा है ताकि पाकिस्तान से स्मगलिंग हो और हम खामोश बैठे तमाशाई बने। अगर मुल्क की सलामती को खतरा है तो यहाँ है, मुल्क की मईशत को खतरा है तो यहाँ है, आवाम के लिए कोई खतरा है तो यहाँ है। इसकी कोई बात नहीं हो रही। दिवालिया हो गए, दिवालिया होने से सर बस आखिर में आप मुझे ये बता दीजिए कि अब जो तबाह हाल हो गई है हमारी मईशत, क्या अगली जो भी हुकूमत इसको आती है, क्या वो संभाल पाएगी इस बिगड़ती हुई, बिखरती हुई मईशत को? देखिए, जो मुझे अंदाजा इस वक्त है, मैं आपको खुल के बता दूं, ये जून 2023 तक कहीं नहीं जा रहे। अच्छा। इन्होंने IMF से मुआहदा कर लिया है कि कर्जे की रकम को 6 अरब डॉलर से 7 अरब डॉलर कर दें, और सितंबर 2022 से जून 2023 तक ये कर्जे की किस्तें मिलती रहेंगी। वो प्रोग्राम खत्म होगा। इस दौरान में मईशत की शरह नमू आधी रह जाएगी, और जो हुकूमत आएगी उसके जुमले में आपको बता दूं उसके बाद हमें मईशत तबाह है, हमें तबाह मईशत मिली है। हमारा काम है मईशत को ठीक करना, आवाम कुर्बानी दे। ये 1993 से 7 मरतबा हो चुका है। ये हुकूमत ने भी वही ड्रामा अपनाया, वही नुस्खा अपनाया जो फेल हो चुका है मईशत की बहाली का। यानी कर्जे लें, इमदाद लें, IMF से लें, वर्ल्ड बैंक से लें, सऊदी अरब से लें, चाइना से लें, कतर से लें, UAE से लें। ये क्या तमाशा है भाई? हमारे अपने रिसोर्सेज कहाँ हैं? जाली रेमिटेंस से मुल्क चलाना चाह रहे हैं। ये आग से खेल रहे हैं। मैं दोबारा बता दूं, हम आग से खेल रहे हैं। आवाम को बेदार करना पड़ेगा, वरना ये सुधरेंगे नहीं। मैं आपको बता, पॉइंट भी नोटेड सर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाद हसन सिद्दीकी साहब फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, जो कि माहिर हैं मईशत के, कि ये अगर आवाम खड़ी नहीं हुई, आवाम ने अपनी आंखें नहीं खोली,
तो इस मुल्क को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। ये जानबूझकर सब कुछ किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इस पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और हम बात कर रहे थे कि डॉलर रेट जो कि कम हो रहा है, लेकिन आज एक बार फिर हमने देखा कि डॉलर ऊपर गया है। मुसलसल गिरावट के बाद डॉलर ऊपर गया है, लेकिन जो चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन है वो ये कह रहे हैं कि डॉलर ज़ख़ीरा ना करें वरना आप पछताएंगे। तो हम उन्हीं से बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें मलिक बोस्तान साहब, चेयरमैन है फॉरेक्स एसोसिएशन। सर बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे ये बताइए कि डॉलर जो कि एकदम से इतना ऊपर गया कि 185 से 240 तक चला गया, अब बतदरीज ये कम तो हो रहा है, लेकिन आज हमने देखा कि इसमें इजाफा हुआ। आप ये कह रहे हैं कि डॉलर ज़ख़ीरा ना किया जाए, ये डॉलर 185 तक आएगा, क्या वाकई डॉलर 185 तक आएगा? ज़रूर आएगा, क्योंकि आपने देखा डॉलर इतना मुसलसल पिछले 2 हफ्तों से गिर रहा था और इम्पोर्टर जो एलसियाँ नहीं खो रहे थे, आज उन्होंने अपनी एलसियाँ ओपन की हैं दोबारा, उनको माल उनका शिपमेंट आ गई थी और उनको ज़रूरत थी। हाँ। इस वजह से आज इंटरबैंक में रेट बढ़ा, मार्केट में नहीं बढ़ा, और 212 से बढ़ के आज की जो है 215 पे मार्केट क्लोज हुई है। और जो इनकी बाइंग ख़त्म होगी फिर वापस चलना सफ़र शुरू हो जाएगा, और इसी दौरान आप देखेंगे IMF की किस्त है वो भी रिलीज़ हो जाएगी। और जो लोगों को पहले तो उम्मीद ही नहीं थी कि किस्त मिलेगी, लेकिन आज पाकिस्तान ने भी दस्तखत करके भेज दिए इंडेंट पे। तो जो ही फंड आएंगे उसके बाद डॉलर दोबारा गिरते गिरते 200 तक जाएगा, और 200 के बाद आप देखेंगे ये 185 तक जाएगा। लेकिन मलिक साहब एक अहम सवाल है, क्योंकि अभी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे, वो ये कह रहे हैं कि फ़ायदा जिसको उठाना था उसने उठा लिया डॉलर बढ़ने का, और ये उठाने दिया गया जानबूझकर। कमर्शियल बैंक जो थे उनके साथ मिलके क्या वाकई स्टेट बैंक ने फ़ायदा उठाने दिया उन लोगों को डॉलर बढ़ने का? हमारे लोग तो किसी हाल में खुश नहीं है, अगर बढ़ रहे हैं तो फिर भी रोते हैं, गिर रहे हैं तो फिर भी रोते हैं। लेकिन हमें तो फायदा इसमें है कि रुपया डॉलर गिरे और रुपया मजबूत हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और यही हमारा सबकी आवाम का, हमने आवाम से अपील की थी, और आवाम का मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने बड़े पैमाने पे पिछले गुज़श्ता 2 हफ्ते से 20 से 25 मिलियन डॉलर पर डे रियाल दिरहम अपना एक्सचेंज कंपनी काउंटरों पे सेल करने आते और रुपये में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और यही उनका इस उम्मीद पे थे कि पाकिस्तानी रुपये मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान की मैशत मजबूत होगी। तो ये उनके ताउन से हुआ है। वर्कर रेमिटेंस भी बढ़ी है 20-30%, और एक्सपोर्ट प्रोसीड जो कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पिछले महीने का आप डेटा देखें, सिर्फ 2.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई और वर्कर रेमिटेंस 3 अरब डॉलर की हुई है। तो एक्सपोर्टर अपनी प्रोसीड रोक के बैठे हुए थे, हालांकि 240 में उनकी मिनतें हम लोग कर रहे थे कि आप भेज दो, मुल्क को ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं बेचे। जो ही गिरना शुरू हुआ, अब 200-300 मिलियन उनकी पर डे आती थी, अब 400-500 मिलियन डॉलर आ रही थी, और वो धड़ाधड़ बेच रहे थे इस खौफ से कि और ज़्यादा न गिर जाए। अगर आज इम्पोर्टर की नई एलसियाँ नहीं खुलती तो आज डॉलर का रेट आपको 210 मिलता, लेकिन इम्पोर्टरों ने अब क्योंकि उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, वो एवरेज पड़ रहा था, तो वो रो रहे थे कि हमने अब जो है मजीद हम इंतजार नहीं करते। लेकिन हमारी तो ख्वाहिश थी कि वो 180 पे जाकर बाइंग करते। लेकिन जो ही आप देखें IMF की किस्त रिलीज होगी और डॉलर का रेट फिर दोबारा गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और आप लोगों ने जो गुफ्तगू की कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक से, आप लोगों ने गुजारिश की कि ज़ाहिर हम तो ये कोशिश करेंगे लोग डॉलर्स दें और फिर उनको हम जो है वो आगे, आपने मगर मुश्किल आपको कमर्शियल बैंक्स की तरफ से आ रही है, तो आपको क्या रिप्लाई आया कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक का? क्योंकि इससे पहले आपको कंपनियों को जो डॉलर बरामद करने के लिए स्टेट बैंक से परमिशन लेनी पड़ती थी, और आपका जो 5 दिन तक ये मामला लटका रहता था, तो उसका जो आंसर है आपको मिला है कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से? मलिक साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ है, हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे रब्ता का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, खुद उनका ये कहना है कि कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक से हमने बात की है, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक हैं, जो कैश हमारे पास है वो एक्सचेंज कंपनियों से नहीं ख़रीद रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक्सचेंज कंपनियाँ ये कैश डॉलर दुबई या फिर बहरीन के ज़रिए जो है वो एक्सचेंज कंपनियों को बरामद करके फ़रोख्त कर रही हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर जो कैपिटल है एक्सचेंज कंपनियों का 5 दिन के लिए ब्लॉक हो जाता है और सारी चीज़ें रुक जाती हैं। और 5 दिन के लिए ब्लॉक होने का मतलब है कि नए सिरे से सब कुछ हो। तो अगर ये चीज़ मिल जाए, परमिशन मिल जाए स्टेट बैंक की जानिब से, कोई सर्कुलर रिलीज़ किया जाए जो ब्लॉकेज ना हो 5 दिन के लिए, और ये परमिशन मिल जाए ताकि बर वक्त जो है वो एक्सचेंज कंपनियां जो हैं उनका मुतालबा मंजूर किया जा सके। मलिक साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर?
जी बताएं बताएं। सर, आ रही है, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर मुझे बताएं, आपने कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक से ये गुजारिश की थी, गुफ्तगू की थी कि जो ब्लॉक हो जाता है 5-5 दिन के लिए कैपिटल कमर्शियल बैंक्स नहीं लेते हैं, फिर बरामद करना पड़ता है, तो ये मामला हल हुआ आपका? स्टेट बैंक ने कोई आपको जवाब दिया इस चीज का? मैंने स्टेट बैंक ने कल सर्कुलर भी जारी कर दिया। अच्छा। और उन्होंने हमारी मुतालबा मान लिया, हम बड़े उनके शुक्रगुजार हैं। उसमें सबसे ज्यादा पब्लिक को हुआ है, क्योंकि डॉलर जो है कमर्शियल बैंक खरीद नहीं रहे थे। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए जी। अच्छा, कमर्शियल बैंक हमसे खरीद नहीं रहे थे, ना ही पब्लिक से खरीद रहे थे, ना ही अकाउंटों में जमा कर रहे थे। बिल्कुल। तो जिसकी वजह से वो परेशान थे। और एक्सचेंज कंपनियां जो है, जो उनका कैपिटल बहुत महदूद होता है, और वो डॉलर का 5 से 7 दिन होल्ड करना पड़ता था। एक्सपोर्ट प्रोसीड प्रोसेस इतना लंबा था, 5 से स्टेट बैंक से हर कंसाइनमेंट में अप्रूवल लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से डॉलर का रेट हफ्ते बाद भी गिर जाता था। तो वो बड़े मार्जिन से आपने देखा डॉलर इंटर बैंक से। चले, आपकी काफिशें काम आई हैं और आपको अब सर्कुलर भी मिल गया। बहुत शुक्रिया आपका। मलिक बोस साथ थे, सदर फॉरेक्स एसोसिएशन के। और इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।